आदित्य अपने कमरे में बैठकर एक के बाद एक शराब की बोतल खाली कर रहा था। उसकी आंखें नशे की वजह से लाल हो गई थी और उनसे लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचेंगे। वो उनके धोखे को याद करके अंदर ही अंदर घुट रहा था। तभी सनाया वहां आ गई। उसने काले रंग की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और आदित्य को उकसाने के लिए कामुक नजरों से उसकी तरफ देखी जा रही थी। जैसे आदित्य की नजर उस पर पड़ी, उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम एंगेजमेंट में नहीं जाओगे, पर फिर भी सनाया वालिया कभी कोई रिस्क नहीं लेती, इसीलिए ये सब तो करना ही पड़ा। ये सोचते हुए सनाया अपनी उंगलियों पर बालों को घुमाते हुए आदित्य की तरफ बढ़ने लगी। आदित्य को कुछ ठीक नहीं लगा, इसीलिए वो उठकर कमरे से जाने लगा। तभी सनाया ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और गाना बजने लगा। बात बस से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है, अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। सनाया आदित्य का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके गले से लग गई और धीरे धीरे उसकी गर्दन को चूमने लगी। आदि पहले ही बहुत परेशान था। इन सब चीजों से वो और भी ज्यादा असहज हो रहा था। उसने हमेशा सनाया को दिल से प्यार किया था, इसीलिए शारीरिक रिश्ता उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो फिर खुद को छुड़वा कर जाने की कोशिश करने लगा, पर इस बार सनाया ने उसे धक्का देकर बेड पर लिटा दिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले आदित्य कुछ समझ पाता, सनाया उसके बिल्कुल करीब आ गई और पागलों की तरह उसे चूमने लगी। नशे की वजह से आदि भी अपना संयम खोने लगा। उसने सनाया को गले से लगा लिया। वो उसे चूमने ही वाला था कि तभी उसे आरोही का नशे वाला रूप याद आ गया, जब आरोही कस के उसके गले से लग गई। आदित्य फिर से अपने होशो-हवास में आ गया। वो सनाया को खुद से दूर करते हुए फिर से जाकर शराब पीने लगा। ये देखकर सनाया ने फिर से जाकर उसे पीछे से कस के पकड़ लिया। आदित्य एक बार फिर से खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगा, पर सनाया ने उसे फिर से ले जाकर बेड पर लेटा दिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगी। अब आदित्य से और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो बोल पड़ा, सनाया प्लीज। क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सनाया ने उसके गले लगते हुए पूछा। तो आदित्य उसे खुद से दूर करते हुए बोला, करता हूं प्यार, पर यह सब जरूरी तो नहीं है ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। ये कहते हुए आदित्य की आंखें बंद होने लगी और वो गहरी नींद में सो गया। आदित्य को सोया हुआ देखकर सनाया शैतानी हंसी हंसते हुए बोल पड़ी, बेचारे आरोही और कुणाल, अब एंगेजमेंट करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम तो अब सुबह से पहले जागने से रहे। वो क्या है ना, तुम्हारी शराब में मैंने नींद की गोलियां मिला दी थी। उधर कुणाल और उसके माता पिता आरोही के घर पहुंच चुके थे। सारे रिश्तेदार भी लगभग आ ही चुके थे। सब अब आरोही के आने का इंतजार कर रहे थे। कुणाल जाहिर नहीं होने दे रहा था, पर अंदर ही अंदर बहुत घबराया हुआ था। उसे हर वक्त बस यही डर था कि अगर आदि नहीं आया तो वो इन हालातों का सामना कैसे करेगा, कैसे एंगेजमेंट होने से रोकेगा। एंगेजमेंट रुक भी गई तो उसके परिवार और आरोही के परिवार की इज्जत का क्या होगा। आज पहली बार उसे अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था। कुणाल अपनी सोच में ही डूबा हुआ था कि तब तक शरण्या और कृति आरोही को लेकर नीचे आ गई। कुणाल ने एक नजर आरोही की तरफ देखा। वो बहुत उदास लग रही थी। उसके चेहरे से उसके अंदर छिपा दर्द साफ झलक रहा था। उसे देखकर कुणाल और भी उदास हो गया और फिर उसकी नजर कृति पर गई। कृति भी बहुत घबराई हुई थी, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने एक नजर उठाकर कुणाल की तरफ देखा, फिर उसने भी अपने फैसले पर शर्मिंदा होते हुए अपनी नजरें झुका ली और मन ही मन बोल पड़ी, आई एम सॉरी कुणाल, आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने आरोही और आदि की खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियों की कुर्बानी दे दी है। कुणाल और आरोही आकर एक दूसरे के पास खड़े हो गए। कुछ रस्मों के बाद दोनों को अंगूठी पकड़ा दी गई। आरोही और कुणाल ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उम्मीद भरी नजरों के साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे। अरे तुम दोनों बाहर क्यों देख रहे हो, चलो एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। आरोही की माँ ने कहा तो कुणाल की माँ भी मुस्कुराकर बोली, हाँ चलो पहनाओ। अब आरोही और कृति घबराकर कुणाल की तरफ देखने लगे और शरण्या कुछ सोचते हुए वहां से चली गई। वो माँ एक्चुअली मेरा एक दोस्त आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ, कुणाल ने झूठी मुस्कान के साथ कहा तो कुणाल के पिता बोल पड़े, दोस्त तो बाद में भी आ जाएगा, पर ये मोहरत बाद में नहीं आएगा, चलो अंगूठी पहनाओ। कुणाल के पास कोई रास्ता नहीं था। वो शर्मिंदगी से आरोही की तरफ देखने लगा। उसने जैसे अपना हाथ आरोही की तरफ बढ़ाया, बिजली चली गई। सब परेशान होकर इधर उधर देखने लगे और मौका पाकर आरोही और कुणाल ने एक दूसरे से अंगूठी बदल ली और खुद ही अपनी अपनी उंगलियों में पहन ली। 5 मिनट में बिजली फिर से आ गई और शरण्या आकर आरोही के पास खड़ी हो गई। अरे ये बिजली कैसे चली गई? आरोही की माँ ने पूछा तो शरण्या बोल पड़ी, अरे वो सब छोड़िए ना माँ,
लाइट आ गई ना, अब एंगेजमेंट शुरू करते हैं। चलो दी, जीजू रिंग पहनाओ। पहना दी, कुणाल ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने भी, आरोही ने भी धीमी आवाज में कहा। अरे पर ऐसे कैसे? कुणाल की मां ने परेशान होकर कहा तो उसके पिता भी उनका साथ देते हुए बोले, हाँ हमने तो देखा ही नहीं, चलो दोबारा से पहनाओ। डैड, अभी तो आप कह रहे थे ना यह मुहूर्त दोबारा नहीं आएगा, तो मैंने शुभ मुहूर्त में ही अंगूठी पहना दी। और वैसे भी ये रिंग एंगेजमेंट के लिए पहननी थी ना, ये आप सबको दिखाने के लिए, कुणाल ने चिढ़कर कहा। इससे पहले कुणाल के पिता कोई और सवाल करते, आरोही के पिता बोल पड़े, अरे जाने देना, ठीक ही तो कह रहा है, एंगेजमेंट तो हो ही गई ना, मुबारक हो। तुझे भी, कहते हुए कुणाल के पिता ने आरोही के पिता को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद फंक्शन खत्म हो गया और सारे लोग अपने अपने घर चले गए। आरोही ने भी कमरे में आकर अपने कपड़े बदल लिए और फिर बालकनी में बैठकर चांद को देखते हुए सोचने लगी। एक पल के लिए मुझे कुणाल की बातों पर यकीन हो गया था आदि। लगने लगा था जैसे तुम भी मुझसे प्यार करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम मुझे कभी किसी और के साथ नहीं होने दोगे। एक खूबसूरत सपना देखने लगी थी मैं, पर तुमने सही वक्त पर मुझे नींद से जगा दिया। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुमने सिर्फ सनाए से ही प्यार किया है। इसीलिए अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं करूंगी। तुमने सही कहा था कि बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिन्हें उनका पहला प्यार हासिल होता है। तुम बहुत लकी हो आदि और मैं बहुत अनलकी। ये कहते हुए आरोही फूट फूट कर रोने लगी और दरवाजे पर खड़ी शरण्या ये देखकर बहुत उदास हो गई। वो उदास मन से अपने कमरे में आकर लेट गई। तभी उसका फोन बज उठा। उसने जैसे ही फोन देखा उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो जल्दी से फोन उठाते हुए बोली, मिस्टर स्वयं शेरगिल, आखिर मेरी याद आ ही गई आपको। माय क्यूट बेबी डॉल। याद उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं, और कोई दिल अपनी धड़कन को कैसे भूल सकता है? स्वयं ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस बस ये बटरिंग बंद करो और सीधी से तो बताओ कि पूरा दिन कहाँ बिजी थे? शरण्या ने शर्माते हुए पूछा। फ्लाइट में था, स्वयं ने जवाब दिया। क्यों, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? शरण्या ने शिकायती अंदाज में पूछा तो स्वयं मुस्कुराते हुए बोला, कहीं जा नहीं रहा बल्कि आ गया हूँ तुम्हारे पास। आई मीन इंडिया। व्हाट? पर तुम तो कह रहे थे कि तुम इस वेकेशन पर घर नहीं आओगे। शरण्या ने चौंक कर पूछा तो स्वयं हंसते हुए बोल पड़ा, प्लान तो 3 मंथ यही प्रैक्टिस का था, पर जब तुम चली गई तो तुम्हारे बिना 3 घंटे बिताना मुश्किल हो गया। फिर सोचा कि जब 3 घंटे नहीं बिता पाया तो 3 महीने कैसे बिताऊंगा, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे मैं फ्लाइट पकड़कर इंडिया आ गया। ओह सो स्वीट, आई लव यू। शरण्या ने फोन को चूमते हुए कहा तो स्वयं भी मुस्कुरा कर बोला, आई लव यू टू बेबी डॉल। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है? आरोही दी आदि भैया से प्यार करती है। शरण्या की बात सुनकर स्वयं भी हैरान रह गया और सकपकाते हुए बोला, तुमने कंफर्म किया ना? वो आदित्य मेहरा ही कह रही थी ना? हाँ बाबा, इनफैक्ट दी मुझे पूछ भी रही थी कि मैं उन्हें कैसे जानती हूँ। शरण्या ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा तो स्वयं कुछ सोचते हुए बोला, तो तुमने उन्हें हमारे बारे में सब बता दिया? अरे नहीं, दी ऑलरेडी इतनी परेशान थी कि उस वक्त उसे तुम्हारे बारे में बताना ठीक नहीं लगा मुझे। शरण्या ने उदास होकर कहा तो स्वयं के दिमाग में एक और सवाल उमड़ पड़ा, पर आरोही दी भैया से मिली कब? और भैया तो सनाए से प्यार करते थे ना? स्वयं, तुम कितने सालों से भैया से नहीं मिले हो? शरण्या ने पूछा तो स्वयं उसे बताने लगा, जब से यूएस गया हूँ तब से पहली बार ही इंडिया आया हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया ही था कि भैया उस सनाया के साथ रह रहकर बहुत मूडी हो गए हैं, किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, इसीलिए कुछ महीनों से मैंने उन्हें कॉल भी नहीं किया। एग्जैक्टली, तभी तुम्हें कुछ नहीं पता कि उनके साथ इन महीनों में क्या क्या हुआ। ये कहते हुए शरण्या ने स्वयं को सब कुछ बता दिया। सच्चाई जानकर स्वयं हैरानी से बोल पड़ा, ओ गॉड, भैया के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं कल ही मामा मामी के घर जाता हूँ और पता करता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। ओके, और मुझे प्लीज इन्फॉर्म करते रहना, क्योंकि मैं दी को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। शरण्या ने उदास होकर कहा तो स्वयं उसे हौसला देते हुए बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भैया को समझा लूंगा। और अगर वो नहीं समझे तो? शरण्या ने उदास होकर पूछा तो स्वयं मुस्कुराते हुए बोला, तो हमारे पास प्लान्स की कौन सी कमी है? प्लान ए ना सही तो प्लान बी सही। आफ्टर ऑल अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं।